हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। ये आज का टेस्ट नंबर 10 है। बिहार दरोगा को लेकर के 2213 जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, प्री एग्ज़ाम होने वाला है। उसको लेकर के स्पेशल चलाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है 100 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है 30 नंबर करंट अफेयर रहता है। बाकी 70 नंबर क्या होता है और सभी जितने भी जीके जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको लेकर के हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा के साथ साथ में बीएसएस सीजीएल आने वाला उसके लिए भी काम देगा। रेलवे एनटीपीसी में जीके जीएस 40 नंबर पूछे जाते हैं। बीपीएससी में 150 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके लिए। एसएससी जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, इन सभी में क्या होता है जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन कराया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज का टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। और इस चैनल पर नए हैं, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बगल में रहता है, उस नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। चलिए तो आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है कि हरिकेन क्या है। तो हरिकेन क्या है, तो चार ऑप्शन है। एक जैव उर्वरक है, एक आयुर्वेदिक औषधि है, या समुद्री शैवाल है, या चक्रवात है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है, एक चक्रवात है। कैसा चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, आप देखे होंगे ग्लोब पर, तो 0 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश में जो भी क्या होता है, जो भी क्षेत्र आते हैं तो उसको क्या कहता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और अगर बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से अगर क्वेश्चन निकालना है तो क्या होता है, चक्रवात। तो चक्रवात कैसा है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय 0 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में, और 35 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक क्या होता है, शीतोष्णकटिबंध होता है। तो क्या होता है, शीतोष्णकटिबंध। लेकिन चक्रवात की अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है 0 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में, ये चक्रवात जो आते हैं एक काफ़ी हानिकारक होते हैं, यानी काफ़ी क्षति पहुंचाता है। ये जब चक्रवात आता है तो काफ़ी जान माल की क्षति होता है। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से क्या होता है, इधर क्या होता है, इस एरिया में क्या होता है, कम हानिकारक पहुँचता है। तो चक्रवात के कई जगह नाम, कई देशों में अन्य नाम दिया गया है। जैसे भारत में इसे क्या नाम दिया गया है, तो चक्रवात नाम दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारत को चक्रवात या साइक्लोन नाम दिया गया। भारत में इसे साइक्लोन या चक्रवात कहा जाता है। लेकिन यही चक्रवात को अगर यूएसए में क्या बोलते हैं, यूएसए चाहे ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो उसको विली विली नाम दिया गया है। क्या, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, इन सभी से नाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आने की संभावना है, वही क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है। तो उम्मीद है 90% यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, तो विली विली। ऑस्ट्रेलिया में विली विली। चीन, जापान और फिलीपींस द्वीप में क्या नाम दिया गया है, तो टाइफून। चीन, जापान और फिलीपींस द्वीप समूह में प्लस में दक्षिण कोरिया में इसे क्या नाम दिया जाता है, तो चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। कैरिबियन सागर में क्या होता है, कैरिबियन सागर प्लस मैक्सिको की खाड़ी में इसे क्या कहा जाता है, तो हरिकेन कहा जाता है। कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में इसे हरिकेन कहा जाता है। और यूएसए के तट पर, पूर्वी तट पर जो चक्रवात चलता है उसे टोर्नेडो कहा जाता है। ये चक्रवात जो टोर्नेडो ना है, बहुत ही हानिकारक टोर्नेडो चक्रवात आता है। यूएसए में पूर्वी तट पर चलता है, इसे टोर्नेडो कहा जाता है। फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन निकालना है ऑस्ट्रेलिया से कि विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक भित्ति किसे कहा जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक भित्ति ग्रेट विक्टोरिया रीफ है, जो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया रीफ कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किस द्वीप पर है, तो क्वींसलैंड द्वीप के निकट स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ये एसआई में क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है ना। और यहाँ से चक्रवात से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवात की हवा का दिशा कैसा होता है। तो जैसे चक्रवात चल रहा है तो इसकी दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मतलब इस तरह घड़ी की दिशा में।
और चक्रवात में क्या होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसमें क्या होता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है। कितना होता है, केंद्र में लो प्रेशर, और बाहर में क्या होता है, हाई प्रेशर, यानी बाहर से अंदर की ओर हवा जाता है। किसमें, चक्रवात में। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, प्रति चक्रवात में होता है केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर में लो प्रेशर, मतलब अंदर से बाहर की ओर प्रति चक्रवात में हवा की दिशा गमन करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज और प्रति चक्रवात में केंद्र में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और बाहर में लो प्रेशर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मास्टर दा का मूल नाम क्या था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मास्टर दा का मूल नाम क्या था, तो सूरसेन। सूरसेन का संबंध किसके है, तो चटगांव, किससे, चटगांव शस्त्रागार लूट सभा से संबंधित ये सूरसेन थे। किससे, चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित रखते थे सूरसेन। और सूरसेन को फांसी कब दिया गया था, तो सूरसेन को 1934 में फांसी दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइक्लोरोडाइइथाइल निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। डाइक्लोरोडाइइथाइल किसका रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मस्टर्ड गैस का। तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H8 और Cl2S, है ना। C4H8 Cl2S किसका नाम है, तो डाइक्लोरोडाइइथाइल सल्फाइड का, यानी मस्टर्ड गैस का नाम है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। बात करते हैं नीला थोथा से, जिसको ब्लू वाइट्रोल बोलते हैं। ब्लू वाइट्रोल, इसका सूत्र होता है ब्लू वाइट्रोल का, नीला थोथा का CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, या इसको ब्लीचिंग चूर्ण नाम दिया गया है। अगर यहाँ से बात करते हैं चूना, तो चूना का क्या काम है, तो चूना यस क्या होता है, इसको CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कली चूना के नाम से भी जाना जाता है ना, कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें CaOH2 रहता तो इसे भखरा चूना या चूना का पानी या लाइम वाटर कहा जाता है। किसे, CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम चूना के नाम से या भखरा चूना के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें अगर हाइड्रोजन नहीं है, CaO है, तो क्या हो, कली चूना, इसमें पानी नहीं मिला हुआ है, इसे कली चूना कहा जाता है। मस्टर्ड गैस का अगर बात करें तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में किसका, मस्टर्ड गैस का प्रयोग हुआ था। किस लिए हुआ था, तो गुफा में जितने भी सैनिक छुपे हुए थे उसको हटाने के लिए प्रयोग किया गया था किसका, मस्टर्ड गैस का। अगर बात करते हैं सल्फेट से, तो नीला थोथा, एक होता है हरा थोथा, एक उजला थोथा। तो नीला थोथा को बता दिए CuSO4 × 5H2O, और हरा थोथा सल्फेट से यहाँ से 7 क्वेश्चन, सल्फेट नीला थोथा से यहाँ से सल्फेट केवल बात करें तो यहाँ से 7 गो सल्फेट होते हैं, एक सल्फेट से नहीं, 7 तरह के सल्फेट होते हैं। वो 7 को मैं बता रहा हूँ। पहला होता है CuSO4, जो नीला थोथा ऑप्शन में आपका है, CuSO4 × 5H2O, इसको नीला कशिश कहा जाता है। एक होता है FeSO4 × 7H2, इसे हरा कशिश कहा जाता है, ग्रीन वाइट रोल। एक होता है ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7, इसको उजला कशिश बोला जाता है, उजला कशिश या सफ़ेद कशिश। एक होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O का किसको बोलते हैं, जिप्सम को। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। और एक होता है Na2SO4 × 10H2O, ये क्या होता है, तो ये ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, Na2S4 × 10H2O ग्लोबल सॉल्ट। एक होता है MgSO4, क्या होता है, MgSO4 × 7H2O, ये किसका सूत्र है, तो इप्सम का है। इप्सम का सूत्र क्या है, MgSO4 × 7H2O। फिर से एक बार सुन लीजिए, CuSO4 × 5H2O क्या होता है, नीला थोथा, जिसको उजला कशिश बोलते हैं। FeSO4 जिसको बोलते हैं, FeSO4 7H2 हरा कशिश, ZnSO4 उजला कशिश, और CaSO4 2H2 जिप्सम, और Na2SO4 10H2 ग्लोबल साल्ट, MgSO4 × 7H2O इप्सम साल्ट, जो यहाँ पर दिया हुआ है।
अगर बात करते हैं सुहागा का, कभी कभी सुहागा से फॉर्मूला पूछा जाता है, सुहागा क्या होता है, तो Na2B4O7 × 5H2O सुहागा का सूत्र पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है? तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन किसका रासायनिक नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोएसिटोफिनोन किसका नाम है? तो अश्रु गैस का। अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अश्रु गैस का, तो C8H6Cl ये किसका नाम है? तो अश्रु गैस का, C8H6Cl अगर बात करते हैं चूना पत्थर का, तो चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 चूना पत्थर। इससे और चूना पत्थर किस चट्टान के अंदर आ जाता है? तो परतदार चट्टान में आता है। किसका? परतदार चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। मीथेन की बात करें, ऑप्शन नंबर मीथेन सी, तो मीथेन क्या करता है? फॉर्मूला CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। और अश्रु गैस का मुख्यतः प्रयोग किस में किया जाता है? तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए, यानी भीड़ को भगाने के लिए ये आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे कहीं भीड़ भाड़ कहीं होता है, दंगा फसाद होता है, तो आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है ना? ये किस लिए? भीड़ को भगाने के लिए। ये हमेशा खबर में रहता है। और संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट रूपांतरित चट्टान का संगमरमर रूप है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे कब? तो 1904 ईस्वी में, है ना? 1904 ईस्वी में कहाँ किए थे? तो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। और अफ्रीका में कौन सा? तो अफ्रीका में होता है 1910 ईस्वी में। अफ्रीका में 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे। किसने? टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे। कब? तो 1910 ईस्वी में। और 1915 में कहाँ से आए थे? 1915 में भारत वापस आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से। और गए कब थे? तो 1893 में अफ्रीका गए थे। क्या किस लिए गए थे? तो अफ्रीका में एक व्यापारी का शेख अब्दुल्ला नामक मुकदमे के, शेख अब्दुल्ला नामक व्यक्ति था, उसका मुकदमे लड़ने के लिए ये 1893 में कहाँ गए थे? तो अफ्रीका गए थे। अगर बात करते हैं तो अफ्रीका में एक और साप्ताहिक पत्रिका की रचना किए थे। कौन? महात्मा गांधी जी ने। कौन? 1904 ईस्वी में। उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, है ना? इंडियन ओपिनियन की स्थापना कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगर बात करते हैं पहला सत्याग्रह कब किए थे? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ किए थे पहला सत्याग्रह? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में अफ्रीका में ही। अगर पहला सत्याग्रह रहेगा तो 1906 में अफ्रीका में ही। अगर केवल भारत में अगर नाम पूछा जाए कि भारत का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 के चंपारण सत्याग्रह, है ना? पहला सत्याग्रह केवल रहे, भारत का अगर नाम नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आंसर मारना है अफ्रीका में, है ना? अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किए थे। और भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो नील विद्रोह के खिलाफ हुआ था, नील किसान आंदोलन के खिलाफ सत्याग्रह किए थे। और द्वितीय सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। 1917 में ही, सॉरी 1918 में। 1918 में कहाँ पे? अहमदाबाद भूख हड़ताल किए थे। ये दूसरा सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन था? तो अहमदाबाद में भूख हड़ताल के खिलाफ मिल मजदूरों ने भूख हड़ताल किया था। और 1918 में क्या थे? तीसरा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा में तीसरा सत्याग्रह किया था। गुजरात के किसानों ने के खिलाफ इन्होंने मदद किया था। अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी बताए थे किस लिए गए थे अफ्रीका? तो शेख अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमे लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे 1893 में। इनकी आत्मकथा है का नाम पूछा जाता है कि इनकी आत्मकथा नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनकी एक आत्मकथा है। अब इनका एक और पुस्तक का नाम है नवजीवन और हरिजन, इन्हीं का पुस्तक का नाम है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण कौन किए थे? तो आत्मकथा जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसका अंग्रेजी रूपांतरण महादेवी देसाई द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महादेवी देसाई द्वारा सत्य के साथ मेरा प्रयोग के अंग्रेजी रूपांतरण किए थे। और महादेवी देसाई कौन थे? तो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, निजी सेक्रेटरी थे। कौन? महादेवी देसाई।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक लंबा दिन होता है? तो सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक लंबा दिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक लंबा दिन होता है। और बृहस्पति को कौन सा क्या कहा जाता है? तो तूफानी ग्रह, यह सबसे छोटा दिन होता है। शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन और बृहस्पति पर सबसे छोटा दिन होता है। अगर बात करते हैं तो समुद्री समीर होता है, एक स्थलीय समीर होता है। समीर का नाम सुने? समीर, समीर क्या होता है? तो समीर जब होता है, समुद्री समीर जब कहते हैं जब दिन के समय में हवा समुद्र से स्थल की ओर चलता है। क्या होता है? समुद्री समीर जिसे कहते हैं जब दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर हवा चलता है तो उसको समुद्री समीर कहते हैं। और स्थलीय समीर उसे कहते हैं जब रात के समय में स्थल से समुद्र की ओर चलता है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। पर्वतीय समीर किसे कहते हैं? तो पर्वतीय समीर जब रात के समय में चोटी से घाटी की ओर हवा चलती है तो उसे पर्वतीय समीर कहते हैं। और घाटी समीर किसे कहते हैं? घाटी समीर जब दिन के समय में घाटी से चोटी की ओर चलती है, यानी यहाँ पे घाटी यहाँ से चोटी की ओर चलती है तो उसे घाटी समीर कहते हैं। 4 को बताया ना, कौन कौन? समुद्री समीर, स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर और घाटी समीर, है ना। समुद्री समीर क्या होता है? जब दिन के समय में समुद्र से स्थल की ओर हवा चलती है तो उसे समुद्री समीर। स्थलीय समीर जब कहते हैं वह रात के समय में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। और पर्वतीय समीर जब रात के समय में चोटी से घाटी की ओर चलती है पवन तो उसे पर्वतीय समीर कहते हैं। और घाटी समीर किसे कहते हैं? जब दिन के समय में घाटी से चोटी की ओर चलती है तो उसे घाटी समीर कहते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दिन और रात होना किसके कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण। दिन होता है, कभी 12 घंटे के बाद रात होता है तो क्या होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करता है, इसलिए दिन और रात होता है। यहाँ से तुरंत क्वेश्चन चेंज कर देगा कि दिन और रात का छोटा बड़ा किसके कारण होता है? तो दिन और रात का छोटा बड़ा किसके कारण? तो परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। यानी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है, इसलिए क्या होता है? दिन का छोटा बड़ा होता है ना। ये रहा। बात करें अगर घूर्णन गति की तो सबसे बुध का ग्रह कितना घूर्णन गति है? तो बुध का हो जाता है घूर्णन गति 58 दिन। बुध का 58 दिन, परिक्रमण गति होता है बुध का 88 दिन। बुध का घूर्णन गति 58 दिन और परिक्रमण गति कितना होता है? 88 दिन। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र पर सबसे बड़ा दिन हो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। इसमें क्या होता है? शुक्र का घूर्णन गति कितना होता है? 243 दिन। और जबकि परिक्रमण कितना होता है? 224 दिन। यह एकमात्र ग्रह है जिसका परिक्रमण काल घूर्णन काल से कम है। यानी घूर्णन करने में अधिक दिन लगता है और परिक्रमण करने में कम समय लगता है। किसको? एकमात्र ग्रह है शुक्र। बाकी सभी को ज़्यादा दिन लगते हैं। जैसे बुध को बताया 58 दिन लगता है अपने अक्ष पर घूमने में, लेकिन परिक्रमा करने में 88 दिन। लेकिन इसको 243 दिन लग रहा है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, जबकि परिक्रमा करने में कितना लग रहा है? 224 दिन। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर कितना घंटा में? 24 घंटा में अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर लेता है। एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन गति कर ले। लेकिन परिक्रमण की अगर बात करें तो 365 दिन में अपना पृथ्वी अपने परिक्रमा करता है लगभग। इसे अगर 365 दिन बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा पूछा जाए तो 365 दिन 5 घंटा 48 सेकंड इतना माना जाता है पृथ्वी का। अगर मंगल की बात करें तो मंगल कितना होता है? तो मंगल का होता है 24 घंटा, है ना। मंगल का कितना होता है? 24 घंटा। और परिक्रमण गति कितना होता है? 687 दिन। 687 दिन में मंगल अपनी अक्ष पर परिक्रमा कर लेता है। बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति का होता है 9 घंटा 58 मिनट अपने अक्ष पर परिक्रमा कर लेता है, लेकिन इसका अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, लेकिन परिक्रमा करने में 11.8 वर्ष लग जाते हैं। यानी सबसे छोटा दिन किसका होता है? तो सबसे छोटा दिन बृहस्पति का, सबसे लंबा दिन शुक्र का, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। परिक्रमण से अगर क्वेश्चन निकालना है तो परिक्रमण से क्वेश्चन कि
परिक्रमण या रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं, रिवोल्यूशन या परिक्रमण। तो मौसम परिवर्तन की घटना किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। मौसम परिवर्तन की घटना किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण। और दिन रात का छोटा बड़ा भी बताया था, दिन रात का छोटा बड़ा होना ये भी परिक्रमण के कारण होता है। जबकि घूर्णन के कारण क्या होता है? अपने आज पर घूर्णन का दिन और रात का होना घूर्णन गति के कारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर बात करते हैं तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर। और लोकसभा का प्रथम इलेक्शन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में, 51 से 52 में प्रथम लोकसभा के बैठक हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अभी हम बताए थे पहले कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, जिसको महान अवरोधक भित्ति भी कहा जाता है। महान अवरोधक भित्ति, यह एसआई में क्वेश्चन में आ चुका है पहले। तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप कैसा है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है ना। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। और लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो 36 द्वीपों का समूह है। और एरिया कितना है? तो 32 किलोमीटर एरिया है। कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर एरिया है इसका। और परवाल किससे बना होता है? तो यह परवाल किसका है? तो यह सिलेंड्रेटा संघ का जंतु है। किसका? सिलेंड्रेटा संघ का जंतु है। कौन? परवाल। जिसमें क्या होता है? तो सिलेंड्रेटा संघ में क्या होता है? बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, CaCO3। बाह्य कंकाल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है। जैसे बात करें तो घोंघा के आप नाम सुने होंगे, मोलस्का। घोंघा हम लोग बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में मोलस्का बोला जाता है। तो इसका क्या होता है? शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक आवरण से बना होता है, जो क्या होता है? उसको बारिश के टाइम में या कुछ भी हो, धूप गर्मी बरसात हो, उसको रक्षा करता है। तो ये उसका उदाहरण है। और ये परवाल किस में पाया जाता है? तो परवाल केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। और लक्षद्वीप क्या है? भारत भी क्या है? एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगर बात करें द्वीप की, तो द्वीप के अगर चारों ओर मान के चलते हैं ये द्वीप है, द्वीप के चारों ओर अगर मान के चलते हैं ये द्वीप के चारों ओर अगर मान के चलते हैं, अगर ये कोई आकार पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एटोल नाम दिया जाता है। क्या होता है? एटोल। विश्व का सबसे बड़ा एटोल कहाँ है? तो फूनाफूदी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फूनाफूदी कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा एटोल का नाम फूनाफूदी है, जो कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल, तो शैवाल का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल शैवाल के कारण। शैवाल का रंग किसके कारण होता है लाल? तो लाल शैवाल के कारण, जिसको अंग्रेजी में रोडोफाइसी कहा जाता है। अंग्रेजी में रोडोफाइसी कहा जाता है। और शैवाल को अध्ययन क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? जर्मनी में। एक कैसा पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट? कैसा पर्वत? एक भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत कैसा होता है? एक मुंह धंसा हुआ है, दूसरा मुंह उठा हुआ है ना। दूसरा मुंह उठा हुआ, दूसरा मुंह धंसा हुआ। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट या भ्रंश घाटी कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है। ये कहाँ है? जर्मनी में। और अफ्रीका महाद्वीप को आधुनिक झील भ्रंश घाटी में ही पाया जाता है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतम जो झीलें पाई जाती है वो भ्रंश घाटी में ही पाई जाते हैं। भारत के 3 नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भारत की कितनी नदियाँ? 3 नदियाँ जो हैं भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। कौन कौन? नर्मदा,
ताप्ती और दामोदर। कौन? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये 3 नदियाँ भारत की है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए प्रवेश करती है। कहाँ? तो नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? तो खंभाती खाड़ी। कहाँ? अरब सागर में। खंभाती खाड़ी में, अरब सागर में। और दामोदर नदी कहाँ है? तो दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रैकोमा क्या है? तो ट्रैकोमा क्या है? तो ट्रैकोमा एक बीमारी है। किसका नाम है? बीमारी का नाम है ट्रैकोमा। और ये किसका बीमारी है? तो आँख से संबंधित बीमारी है। क्या है? आँख से संबंधित बीमारी कौन है? ट्रैकोमा। अगर बीमारी की बात करते हैं तो कौन रोग अगर बात करते हैं तो ये ट्रैकोमा किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण ट्रैकोमा रोग होता है। तो वायरस से एक आपको ट्रिक बताए थे कि एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एडे से हो गया एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इफ्लैंटिस, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खटरा और टी से ट्रैकोमा जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ही से हो गया हीमोफीलिया, म से क्या हुआ? मेनिंजाइटिस, ह से हर्पिस और र से रेबीज। तो ये सभी क्या है? वायरस के होने वाले रोग थे। कौन कौन? एक बार फिर से बता दे रहे हैं। एड्स, डेंगू, कौन? एड्स, डेंगू, पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, चेचक, छोटी माता, गलसुआ, खसरा, ट्रैकोमा, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पिस और रेबीज, ये सभी क्या हैं? तो वायरस के कारण होने वाले रोग हैं, है ना। ये सभी वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के सदनों में शून्यकाल का आरंभ होने का समय क्या है? तो संसद में शून्यकाल का आरंभ होने कब है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 से 1 बजे तक का काम को शून्यकाल कहा जाता है। कब? 12 से 1 बजे के काल को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। प्रश्नकाल कब से कहा जाता है? तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच के जो समय होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल में क्या है? प्रश्न किया जाता है, कुछ प्रश्न पूछा जाता है सदस्यों द्वारा। और प्रश्न कितने तरह का होता है? तारांकिक और अर्धतारांकिक, 2 तरह के प्रश्न होते हैं। तारांकिक में क्या होता है? तारांकिक में बिना लिखे हुए पूछ सकते हैं सदन में। तारांकिक सदस्य प्रश्नों की संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। तारांकिक सदस्य 20 संख्या से ही ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में 25 प्रश्नों की संख्या तारांकिक होती है, जबकि अतारांकिक प्रश्नों की संख्या लिखित होता है। अतारांकिक में जब प्रश्न पूछा जाता है उसको लिख करके पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों की संख्या कितना होता है? 230। और ऐसे प्रश्न पूछने के लिए सदन में 10 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। क्या होता है? 10 दिन पहले, प्रश्न पूछने से पहले 10 दिन सूचना देना पड़ता है कि अतारांकिक प्रश्न हम पूछने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय क्रांति की माँ का कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। किसे? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। और विदेशों में प्रथम बार भारतीय ध्वज का फहराई थी किसने? तो मैडम भिकाजी कामा ने। विदेश में सबसे पहले भारतीय ध्वज का फहराया था कौन? तो 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुअर्ट में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। और तिरंगा का प्रथम प्रारूप दिया गया था किसके द्वारा? तो प्रथम प्रारूप भी दिया गया था मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। तिरंगा का प्रथम प्रारूप का डिजाइन दिया था किसने? मैडम भिकाजी कामा। वर्तमान तिरंगा का प्रारूप किसने दिया था? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में वेंकैया पिंगली के द्वारा। और किसके द्वारा? 1921 ईस्वी में वेंकैया पिंगली के द्वारा वर्तमान में तिरंगा का प्रारूप दिया गया था। और ध्वजा गीत या झंडा गीत का सबसे पहले किसने गाया था? तो श्यामलाल प्रसाद ने। किसने? श्यामलाल प्रसाद ने। कब? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में श्यामलाल प्रसाद ने ध्वजा गीत या झंडा गीत का रचना किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना। प्रथम महिला प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय कौन? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको हम डिस्कशन जरूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा हेतु 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को सदस्यों को चुना जाता है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को चुना जाता है। और 330 में क्या है? तो 330 में लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है और 331 में राष्ट्रपति के द्वारा 2 भारतीय को मनोनयन किया जाता है। और 332 में क्या है? तो 332 में लोकसभा में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। और 331 में क्या है? ये लोकसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है? 333 में है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन। और ये 331 को क्या किया है? बैन कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है। फिर से एक बार समझिए, 330, 331, 332 और 333। 330 में क्या है? लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। 331 में क्या है? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 भारतीय को मनोनयन। और 332 में क्या है? तो विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। और 333 में क्या है? विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनेगोग निम्नलिखित में किस धर्म के लोगों को पूजा स्थल माना जाता है? तो सिनेगोग किस धर्म के लोग मानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहूदी। यहूदियों के द्वारा सिनेगोग किस धर्म को मानते हैं? तो यहूदियों के द्वारा। पारसी की अगर बात करें तो पारसी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो अग्नि मंदिर। पारसी धर्म के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर। और सिख धर्म को पूजा स्थल क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में किसे झूठा सोना या फूल गोल्ड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आयरन पायरेट्स को। इसे आयरन पायरेट्स को झूठा सोना कहा जाता है। पायरेट्स लिखा हुआ है लेकिन साथ में आयरन पायरेट, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन पायरेट्स को झूठा सोना कहा जाता है। और तांबा किसका अयस्क है? तो क्यूप्राइट। तांबा का कौन सा है? क्यूप्राइट। पीतल में क्या होता है? पीतल में तांबा होता है। तांबा प्लस जस्ता से बना होता है कितना? पीतल। और पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे कहा जाता है? पारा को, जिसे सीने बार भी कहा जाता है। लोहा के अगर अयस्क की बात करें तो लोहा के अयस्क 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 5 प्रकार के अयस्क कौन है लोहा के? तो पहला होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट, चौथा होता है सीडोराइट और पांचवा होता है आयरन पायरेट, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो ये 5 प्रकार के लोहा के अयस्क हैं। तो मैग्नेटाइट में क्या होता है? तो Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र है, जो क्या है? यह सबसे उत्तम श्रेणी का अयस्क है। क्या है? सबसे उत्तम श्रेणी का अयस्क है, जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, जो भारत में सबसे कम पाया जाता है 72%। जबकि हेमेटाइट में क्या होता है? Fe2O3 में क्या होता है? यह मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है और इसका परसेंटेज कितना है? तो 69% भारत में इसकी परसेंटेज है, जो सबसे ज़्यादा यही हेमेटाइट अयस्क से ही लोहा की प्राप्ति किया जाता है। और आयरन पायरेट्स को क्या कहा जाता है? तो सबसे घटिया लोहा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलकर आती है? किसने कहा कि राजनीतिक शक्ति बंदूक से नली से निकलकर आती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माओ त्से तुंग। कौन? माओ त्से तुंग ने ही कहा था कि बंदूक की नली से निकलती है क्या? तो
राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से या बंदूक की नोक से निकलती है, तो माओ से तुंग ने ही दिया था। और चीनी गणराज्य के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये माओ से तुंग ही थे। चीनी गणराज्य के प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग। और चीन का प्रथम पीएम कौन था, तो चीन का प्रथम पीएम था चाउ एन लाओ। चाउ एन लाओ कौन थे, तो चीन के प्रथम पीएम थे। और चीनी गणराज्य के प्रथम चीनी राष्ट्रपति कौन थे, तो सनायत सेन। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि चीनी गणराज्य के या चीन के प्रथम राष्ट्रपति सनायत सेन। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। कौन युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, तो कौन कहा था, तो मुसोलिनी ने कहा था। किसने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मुसोलिनी को क्या कहा जाता है, मुसोलिनी को इटली का फांसीवाद कहा जाता है। मुसोलिनी को इटली का फांसीवाद की स्थापना किया था किसी ने, मुसोलिनी ने। और फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यदि समाज में क्रांति लाना है तो इसका युद्ध नेतृत्व युवाओं को दिया जाए। ये किसने कहा था, यानी युवाओं को सौंप दिया जाए, तो इसका हो जाएगा जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी ने ही कहा था कि यदि समाज में क्रांति लाना है तो इसका नेतृत्व युवाओं को सौंप दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संतुलन प्रतिकूल होता है। भारत का व्यापार संतुलन कैसा होता है, प्रतिकूल होता है। जब कैसा होता है, संतुलन कैसा होगा, जब आयात निर्यात से अधिक होगा। कैसा होगा, जब आयात निर्यात से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आयात निर्यात से अधिक होगा तो क्या होगा, व्यापार संतुलन हो जाएगा, बैलेंस रहेगा। कैसा हो जाएगा, बैलेंस रहेगा, मतलब संतुलन रहेगा। यानी आयात और व्यापार, इसमें क्या होता है, निर्यात में क्या होता है, तो निर्यात में आमदनी होता है। जब कोई वस्तु निर्यात होता है तो बेचते हैं तो क्या होता है, पैसा मिलता है, आमदनी होता है। जब आयात करते हैं तो खर्चा होता है, तो क्या, इसमें आमदनी नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसका क्या होता है, तो किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, तो उसका भार क्या होता है, वेट चेंजेबल होता है। क्या होता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण उसका क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, मास पूरे विश्व में या हर जगह वस्तु की मात्रा क्या होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। भार क्या होता है, चेंजेबल होता है। जैसे अगर भार कहते हैं, पृथ्वी पर भार मान के चलते हैं 60 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होता है 1/6 इसका हो जाए, 10 kg भार हो जाएगा। यानी भार इसका चेंजेबल है। लेकिन मास की अगर बात करें तो मास नॉट चेंजेबल, मास चेंज नहीं होता है। जो यहाँ पर है, पृथ्वी पर है, वो अंतरिक्ष में भी जाएंगे तो मास भी उतना ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ हम 5 फीट के हैं, 5 फीट के हैं तो वहाँ हम 4 फीट के हो जाए, ऐसा नहीं है। भले मेरा वहाँ पे क्या है, वेट कम हो जाता है। तो भार चेंजेबल है, जबकि वे मास चेंजेबल नहीं होता है। और डेंसिटी की अगर बात करें, घनत्व की, तो घनत्व बराबर क्या होता है, m/v, मतलब होता है मास बटा वॉल्यूम, है ना। द्रव्यमान बटा आयतन इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र तल पर जी का मान कितना होता है, तो समुद्र तल पर जी का मान सर्वाधिक होता है ना। समुद्र तल पर कहाँ होता है, समुद्र तल पर जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो क्या होता है, भार में कमी आती है। समुद्र से जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो भार में कैसा होता है, कमी महसूस होता है। और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कैसा होता है, तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है, केंद्र में 0 होता है। और कृत्रिम उपग्रह में भी जी का मान कैसा होता है, 0 होता है। कैसा होता है, 0 होता है कृत्रिम उपग्रह में। इसलिए क्या होता है, एक दूसरे को आवाज़ यहाँ पे भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल वहाँ पे नहीं होता है, इशारों में बात करते हैं। ग्लोब पर अगर बात करें तो ग्लोब पर सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ होता है, तो ग्लोब पर सबसे ज़्यादा जी का मान दोनों ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 है, दोनों ध्रुव पर ग्लोब पर जी का मान सबसे अधिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जी का मान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है क्या, तो कमी के बराबर क्या होता है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की
मात्रा क्या होता है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, मात्रा प्लस भार के बराबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर उपकरण है जिसका मापा डेंसिटी मापा जाता है। क्या मापा जाता है, डेंसिटी मापा जाता है। यह ऑप्शन नंबर डी सही है। और हवा का दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, जबकि बंद बर्तन में गैसों को दाब किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है। बंद बर्तन में गैसों का दाब मैनोमीटर से। पानी की गहराई मापने के लिए फाइदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथ में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर के साथ साथ साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी वह जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कठोर जल कहा जाता है। क्या, कठोर जल कहा जाता है। जैसे मान के चलते हैं ये जल है, ठीक, ये जल है, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, और इसका अनुपात क्या होता है, अनुभार, तो 1:8, यानी 1:8। इसका अनुभार, कभी कभी रेशियो पूछ देता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 1:8। तो जल की हम बात कर रहे हैं, तो जल में क्या होता है, दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर, एक मृदु जल, एक कठोर जल। मृदु जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं पाए जाते हैं। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, साबुन के साथ झाग बनाता है, लेकिन कठोर जल में क्या होता है, साबुन झाग नहीं बनाता है। लेकिन कठोर जल में क्या होता है, हार्ड वाटर में, तो हार्ड वाटर भी दो तरह का होता है। हार्ड वाटर दो तरह का होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कैसा होता है, तो अस्थाई कठोरता में क्या होता है, तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाया जाता है। अस्थाई कठोरता में कैसा होता है, तो अस्थाई एक अस्थाई है ना, तो अस्थाई में क्या होता है, तो अस्थाई में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं, और इसे दूर करने के लिए खौला देते हैं, यानी उबाल देते हैं, तो इसका कठोरता दूर हो जाती है। लेकिन अस्थाई में क्या होता है, अस्थाई में तो क्लोरेट, सल्फेट और नाइट्रेट पाया जाता है, जिसके कारण यह अस्थाई कठोरता पाया जाता है। इसको दूर करने के लिए सोडियम जियोलाइट विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। इसको दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम जियोलाइट विधि का। जबकि अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए उसे खौलाकर या उबालकर दूर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, यानी रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों को योग करने की क्षमता पता लगाया जाता है किससे, तो तुल्यांकी भार। इसका ऑप्शन नंबर संयोजकता, डी आंसर हो जाएगा। संयोजकता सी से पता लगाया जाता है क्या, कि रासायनिक तत्वों में दूसरे तत्वों का योग कितनी है। अगर किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, और वह कैसा बनता है, तो धातु होता है। और यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 है, तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कैसा होता है, तो अधातु होता है। और उपधातु में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, जो साझेदारी करता है। साझेदारी बनने वाले बंधन को बैलेंस या कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहा जाता है, बंधन को क्या कहता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, जीएनपी प्लस मूल्य ह्रास। जीएनपी प्लस मूल्य ह्रास। जीएनपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है। जीएनपी मतलब होता है, जीएनपी मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी के बराबर क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
जीडीपी मतलब होता क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। और एक होता है एनडीपी, एनडीपी बराबर क्या होता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। तो यानी एनएनपी, एनएनपी पूछ रहा है, तो एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है एनएनपी, राष्ट्रीय सकल उत्पाद। एक फार्मूला है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। लाल रक्त कण में बनते हैं कौन, तो लाल रक्त कण में कौन बनते हैं, तो लाल रक्त कण में रेड बोन मैरो, इसका आंसर हो जाएगा रेड बोन मैरो में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी के साथ साथ किसका किसका निर्माण होता है, तो आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और किसका होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। यानी इसको हिंदी में लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है, किसे, लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का ये तो विकसित अवस्था में रेड बोन मैरो में निर्माण होता है, लेकिन भ्रूणावस्था में क्या होता है, भ्रूणावस्था में क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर के यानी जिगर के मेजोडर्म कोशिका से होता है। किसका, लीवर के मेजोडर्म कोशिका से इसका निर्माण होता है, कहाँ पे, भ्रूणावस्था में, है ना। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन को कहा जाता है। किसे, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह के नाम से जाना जाता है, जिसे तिल्ली या प्लीहा कहा जाता है, जिसे तिल्ली या प्लीहा कहा जाता है। और स्प्लीन को इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, किसे, इमरजेंसी ब्लड बैंक के नाम से भी आरबीसी को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोजन में प्रोटीन के पाचन की क्रिया उदर में शुरू होती है, जिसमें एंजाइम होता है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। तो कौन सा एंजाइम होता है, तो भोजन में प्रोटीन के पाचन की क्रिया में शुरू होता है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा, पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेप्सिन प्लस क्या और क्या हो जाता है इसमें, रेनिन, पेप्सिन प्लस रेनिन एंजाइम क्या कहा जाता है, मिल्क प्रोटीन के नाम से जाना जाता है ना। मिल्क प्रोटीन क्या करता है, केसिन को केसिनोजन में बदल देता है। पेप्सिन प्लस रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन क्या करता है, केसिन को केसिनोजन में तोड़ देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस कोशिका को में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करना, क्या, ऊर्जा उत्पन्न करना। और प्रोटीन का संश्लेषण में क्या किसके कौन सहायता करता है, तो राइबोसोम, है ना, राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में। और पाचन क्रिया में कौन है, श्रावण क्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है, तो गोल्जी बॉडी पाचन क्रिया के श्रावण के लिए जिम्मेदार है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी मार्टिन लूथर किंग को समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है, जबकि केवल मार्टिन लूथर रहेगा तो मार्टिन लूथर किसके, रंगभेद विरुद्ध। मार्टिन लूथर किंग एक मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर किंग क्या थे, समाज सुधारक, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और केवल मार्टिन लूथर रहेगा तो रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन किए थे। और मार्टिन लूथर कहाँ के थे, तो अमेरिका गांधी के नाम से, मार्टिन लूथर को अमेरिका के गांधी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांशों के बीच है, कितने, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्लोब पर भारत की स्थिति है। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। और उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच भारत की स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्नलिखित में किस शहर में रहते थे, तो शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा है, तो अकबर का, है ना। दिल्ली में किसका मकबरा है, तो निजामुद्दीन औलिया का
और अजमेर में किसका, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, अजमेर में। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किए थे। और आगरा में अगर बात करें तो आगरा में क्या है, ताजमहल है ना। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने। किसको, अपने बीवी के मरने के बाद क्या आगरा में एक ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहर में निम्न से किसकी अधिकता से हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है, इसलिए क्या होता है, हृदयाघात हो जाता है, इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हार्ट अटैक क्या है, तो हार्ट अटैक एक वसा का विकृत रूप है। हार्ट अटैक क्या है, वसा का एक विकृत रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी से सूर्य में प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है, तो प्रचुरतम मात्रा में कौन सा ऊर्जा प्राप्त करती है, तो अवरक्त या ताप ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा, अवरक्त या ताप ऊर्जा के द्वारा। अवरक्त से क्वेश्चन निकालना है तो कैसे क्या होगा, पृथ्वी गर्म होता है किसके द्वारा, तो विकिरण माध्यम के द्वारा, है ना। विकिरण माध्यम के द्वारा पृथ्वी गर्म होता है, जबकि वायुमंडल गर्म होता है किसके द्वारा, तो संवहन विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। और अवरक्त किरण कैसा है, एक इंफ्रारेड। कैसा है, एक इंफ्रारेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है, तो जब नदी के मुहाना क्या होता है, निर्बल हो जाता है। नदी के मुहाना क्या होता है, निर्बल हो जाता है, यानी वहाँ का पानी एकदम गति नहीं रहता है, धीमी हो जाता है, गति धीमी हो जाता है उसको, तब क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है ना। और राइन, सीन, हडसन, विस्चुअला, ओब, ओडर नदी ये सब क्या है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी क्या करती है ये सब, डेल्टा का निर्माण न करके क्या करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। भारत में 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। बाकी इन सभी को छोड़कर बाकी सभी जो नदियां हैं ये सभी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी समस्त विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो सभी समस्त विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब वर्तमान में कजाकिस्तान आ गया है ना। ये पहले ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, कजाकिस्तान आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यामा के लेखिका कौन है, तो यामा के लेखिका कौन है, तो महादेवी वर्मा। कौन, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा यामा के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कला के लिए किस स्वर्ण युग कहा जाता है, कला के लिए किसे स्वर्ण युग कहा जाता है, तो कला से अगर क्वेश्चन निकालना है तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुप्त काल। कला के लिए किसको स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को। सातवाहन का काल को क्या कहा जाता है, तो प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल। प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, सातवाहन काल को कहा जाता है। और संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल गुप्त काल को। और तमिल भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, चोल काल को। चोल काल को तमिल भाषा का स्वर्ण काल, और तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल राष्ट्रकूट काल को कहा जाता है। राष्ट्रकूट को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल। और हिंदी प्लस फारसी भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो हिंदी प्लस फारसी के लिए अकबर के शासनकाल को हिंदी प्लस फारसी का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल। स्थापत्य का शासनकाल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां को, है ना। शाहजहां को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनीमोमीटर यंत्र मापता क्या है, तो एनीमोमीटर क्या मापता है, हवा एवं दिशा के वेग को नापता है। एनीमोमीटर विद्युत धारा से क्या मापता है, अपमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई से क्या मापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है।
और मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों के दाब। मैनोमीटर से गैसों के दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। बिहार में क्या है? एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, यह एसआई में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें भीतरकनिका, तो भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। भीतरकनिका, नंदनकानन ये सभी कहाँ है? उड़ीसा में है। मानस कहाँ है? तो मानस असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। कंचनजंगा कहाँ है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। और सरिस्का प्लस रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। सरिस्का और रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कौन कौन? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा? तरंग ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, सभी क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसका मतलब क्या होता है कि नवीनीकृत। नवीनीकृत मतलब इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अपारंपरिक ऊर्जा में क्या होता है? इसका बार बार उपयोग ला सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम में क्या, एक बार उपयोग में खत्म, कोयला में खत्म। लेकिन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। यूनेस्को की स्थापना कहाँ? 1946 ईस्वी में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्डिनेंड डी लेसेप्स का नाम संबंधित है, तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स का नाम संबंधित किससे? तो स्वेज नहर के निर्माण से। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर निर्माण हुआ था। किसका? तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर प्लस लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर। तो ये रहा आज का मुख्य 40 क्वेश्चन का डिस्कशन। अगर यह डिस्कशन अगर 40 क्वेश्चन है अगर जोड़े तो ये कम से कम 400 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन होता है। ये 40 क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 में एक और जीरो लगा दी, 400 क्वेश्चन से कम नहीं होते हैं। ये 1 घंटा में डिस्कशन कराया जाता है। अगर यह डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर बनता है ना, लाइक बनता है। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा कि आपके पास अपलोड होते ही वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।